हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ द क्विक एंड द चार्मिंग के लास्ट पार्ट के साथ। बट बिफोर वी कंटिन्यू द सीरीज, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस पार्ट के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं ईरान को, जो युबाई के साथ रूम शेयर करने के लिए होटल पहुंच चुकी थी। तभी युबाई उसे कहने लगा, अगर तुम चाहो तो बेड पर सो सकती हो। ये सुनते ही ईरान कहने लगी, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम ये चाहते हो कि हम दोनों अलग अलग सोएं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। जिस पर युबाई कहने लगा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम सोच लो। ईरान के कहने पर वो लोग बेड शेयर करते हैं, लेकिन काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। तभी ईरान कहने लगी, मुझे लगता है कि हमें लाइट को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। ईरान से अपना डिस्टेंस मेंटेन करने के चक्कर में युबाई नीचे गिर जाता है। तभी वो कहने लगा, मुझे लगता है कि अपने आप को कंफर्टेबल फील करवाने के लिए हम दोनों को ड्रिंक करनी चाहिए। ड्रिंक करने के बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी ईरान कहने लगी, मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम छोटी छोटी बातों को अपने सर पे सवार क्यों कर लेते हो। देखो, ये हमारी जिंदगी का तसलसल है। बहुत सारे लोग हमारी लाइफ में आते जाते रहते हैं। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी लाइफ में आती जाती रहती हैं। अगर होटल तुम्हारे हाथों से चला गया तो इसमें इतना दिल पर लेने वाली कोई बात नहीं। जिस पर वो कहने लगा कि देखो, उस होटल से मेरी मॉम की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। जब मैं इस होटल को प्रोग्रेस करता देखता हूँ तो मुझे ऐसे फील होता है जैसे मैं अपनी माँ को हंसता मुस्कुराता देख रहा हूँ। मैंने कितनी आसानी से उसको जाने दिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे साथ ये सब भी हो सकता है। अगली सुबह युबाई की आंख खुलती है तो ईरान उसके करीब ही मौजूद थी। तभी वो कहने लगा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे इतने करीब भी आ सकती हो। इसके जवाब में ईरान कहने लगी, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था कि तुम सोते हुए इतनी स्नोरिंग करते होगे। तभी युबाई कहने लगा कि प्लीज माइंड मत करना, लेकिन एक्चुअली जगह नहीं थी इसलिए मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। ईरान उससे पूछती है कि आज के दिन के लिए तुम्हारे क्या प्लान्स हैं। जिस पर युबाई कहने लगा कि कम से कम आज के दिन के लिए मैं कोई भी प्लान नहीं रखने वाला, क्योंकि आज मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम बिताना है। अगले सीन में ईरान को दिखाया जाता है, जो इस वक्त युबाई के साथ मौजूद थी और युबाई उससे पूछ रहा था कि कल रात का तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। जिसके जवाब में ईरान कहने लगी, मुझे नहीं लगता कि हमें ये बातें यहाँ पर डिस्कस करनी चाहिए। तभी युबाई कहने लगा कि तुम शर्मा क्यों रही हो, मैं तुमसे तुम्हारे एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहा हूँ। तभी ईरान कहने लगी कि ओवरऑल एक्सपीरियंस तो अच्छा था, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ कुछ चीजों में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तभी वो युबाई से पूछने लगी कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसे रहा। युबाई कहने लगा कि ओवरऑल सर्विस तो अच्छी थी, लेकिन मुझे लगता है कि इनकी रूम से बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, इसलिए इनको ह्यूमिडिफायर को इंस्टॉल करना चाहिए। तभी ईरान कहने लगी कि क्या तुम मुझसे होटल के बारे में पूछ रहे थे। युबाई के मुंह से हाँ सुनने के बाद वो कुछ शर्मिंदा सी होकर रह गई। तभी उन दोनों को साथ बैठे अंकल की आवाज आने लगी, जो किसी को कॉल करके कह रहे थे कि बिल्कुल बेकार होटल है। मुझे आजकल की जनरेशन की समझ नहीं आती। मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करके इन्हें लगता है कि बस सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, जबकि इनको अपने होटल की सर्विसेज पे काम करना चाहिए। अगले सीन में हम ईरान को देखते हैं, जो युबाई के साथ गाड़ी में मौजूद थी और उसे बता रही थी कि क्या तुमने ये बात नोटिस की कि बहुत सारे लोग होटल की सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं हैं। स्पेशली बहुत सारे लोगों को होटल की सर्विसेज के साथ साथ अपने घर का कंफर्ट भी चाहिए होता है। एजेड लोगों को इन सारी चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, जो कि उन्हें होटल में नहीं मिलता। युबाई पूछने लगा कि आखिर तुम क्या कहना चाहती हो। जिस पर वो एक्सप्लेन करती है, मुझे लगता है कि हमें अपने होटल के प्रोडक्ट्स को, यानी कि हमारे मैट्रेसेस, बेडशीट्स, टॉवल, टॉयलेट्स, इन सारी चीजों को ऑनलाइन बेचना चाहिए। अगर तो ऐसा किया जाता है तो इन सारी चीजों को खरीदने के लिए सभी लोग बेताब नजर आएंगे। जिस पर युबाई कहने लगा कि एक्चुअली तुम्हारा आइडिया बहुत जबरदस्त है। इतने में युबाई को उसके मैनेजर की कॉल आ जाती है, जो उसे बता रहा था कि कल आपके डैड इस होटल को मिस्टर लिंग के नाम करने वाले हैं। इसके लिए 9 बजे की मीटिंग रखी गई है, जहां पर सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स होंगे। सीन शिफ्ट होता है तो हम युबाई को देखते हैं, जो इस कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर हो रहा था और आते ही सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर से कहने लगा कि मुझे आप सबसे एक बहुत जरूरी बात डिस्कस करनी है, लेकिन इसके लिए मिस्टर लिंग को बाहर जाना होगा। जिस पर मिस्टर लिंग कहने लगा कि ऑब्वियसली मैं तुम्हारे कहने पर बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने वाला, और वैसे भी हमारे बीच में सारी चीजें डन हो चुकी है और मुझे नहीं लगता कि आप बीच में कुछ भी डिस्कस करने के लिए बचा है। लेकिन सभी मेंबर्स उन्हें बाहर जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें युबाई के आइडिया में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। युबाई उन सबको अपने आइडिया के बारे में बताता है। तभी वो कहने लगे कि हमें लगता है कि हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा लॉस कर चुके हैं और इस होटल को दोबारा से चांस नहीं दिया जा सकता। लेकिन वो युबाई है क्या जो पीछे हट जाए। तभी कहने लगा कि मुझे आप लोगों से ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, मैं सिर्फ 3 महीने का टाइम लेता हूँ और आप सबसे वादा करता हूँ कि मैं सारी चीजें ठीक कर लूंगा। अगर मैंने 3 महीने के अंदर अंदर होटल को दोबारा से अपने कदमों पर खड़ा न कर दिया तो आप मिस्टर लिंग को या फिर जिसे चाहे इसे बेच सकते हैं। मैं बिल्कुल भी इसमें खुद को इंटरफेयर नहीं करूंगा। अपनी प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन से युबाई ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सभी मेंबर्स को एतमाद में ले लिया था और सभी लोग दोबारा से उसे 3 महीने का टाइम देने के लिए रेडी हो गए थे। जबकि दूसरी तरफ हम लियान को देखते हैं, जो आते ही श्वान को बुरी तरह से मारने लगी और उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा प्रोजेक्ट किसी और को देने की। लेकिन बेचारे श्वान के पास मार खाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। तभी लुयांग का गुस्सा ठंडा होने के बाद वो एक्सप्लेन करता है कि ये सब मेरी नहीं बल्कि मेरे डैड के करने की वजह से हुआ है। कुछ देर में वो दोनों एक होटल में मौजूद थे, जहाँ पर श्वान उसे एक्सप्लेन कर रहा था कि मेरे डैड के होते हुए मैं उनके बिना परमिशन के किसी को भी प्रोजेक्ट नहीं दे सकता,
इसलिए प्लीज तुम मुझे ब्लेम मत करो। श्वान की ये बातें सुनने के बाद लुयान को भी उस पर तरस आने लगा। तभी अपने हाथों में मौजूद उसके बाल देते हुए कहने लगी कि तुम अपने बाल वापस रख सकते हो। कुछ देर बाद जब पेमेंट की बारी आती है तो श्वान अपने कार्ड से पेमेंट करने लगा। तभी वेटर बताता है कि एक्चुअली आपका कार्ड डिक्लाइन किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई अमाउंट मौजूद होगी। श्वान को अच्छे से आइडिया था कि ये सब उसके डैड के कहने पर किया जा रहा है। अगले सीन में हम ईरान को देखते हैं जो युबाई के पास आकर उससे पूछने लगी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या डिसीजन लिया है, जिस पर वो बताता है कि मुझे 3 महीने का टाइम मिल गया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये टाइम बहुत कम है क्योंकि लॉसेस में जकड़े हुए होटल को दोबारा से उठाकर अपने पीक पर लाना एक बहुत मुश्किल काम है। जिस पर वो कहने लगी मुझे लगता है कि हमें बहुत सारे लोगों की हेल्प की जरूरत पड़ने वाली है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों लुयान और श्वान के सामने मौजूद थे। तभी वो श्वान से कहने लगी मुझे लगता है कि तुम्हें युबाई के होटल को प्रमोट करना चाहिए। जिस पर वो कहने लगा कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें अच्छे से आइडिया है कि इनके और मेरे डैड के बीच में किस किस्म की राइवलरी चल रही है। अगर मैंने इनको प्रमोट कर दिया तो मेरे डैड मुझे हाथ से पकड़कर घर से बाहर निकाल देंगे और ऑब्वियसली मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा। तुम लोगों के लिए अपने डैड को नाराज करने का तो सवाल भी पैदा नहीं होता। तभी लुयान कहने लगी मुझे समझ नहीं आ रही तुम डैड से इतना डरते क्यों हो और अभी तुम उनका लिहाज कर रहे हो जबकि उन्होंने तुम्हारे कार्ड तक को फ्रीज कर दिया है। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने पाँव पर खड़ा होना चाहिए। श्वान के दोबारा से इनकार करने पर वो सब उससे नाराज हो जाते हैं। यूं ना चाहते हुए भी वो कहने लगा कि ठीक है, तुम लोगों के होटल को प्रमोट करने के लिए मुझसे जो बन पाया मैं जरूर करूंगा। सीरीज आगे बढ़ती है तो हम लुयान और श्वान को देखते हैं जो युबाई और ईरान के साथ मिलकर होटल की प्रमोशन करने के लिए दिन रात एक कर रहे थे। सिर्फ वही चारों नहीं बल्कि शेन भी अपनी सिंगिंग टैलेंट की वजह से होटल के प्रमोशन में बहुत ज्यादा यूजफुल रही थी। अगले सीन में हम युबाई को देखते हैं जो इस वक्त ईरान के साथ मौजूद था और ईरान को बता रहा था कि हमारे 3 महीने का टाइम पूरा हो चुका है, लेकिन मैं अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाया। स्ट्रॉन्ग प्रमोशन के बाद हमारे होटल का रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन फिर भी ये हमारे टारगेट से काफी कम है। मुझे नहीं लगता कि मैं ये कभी भी कर पाऊंगा। ईरान उसे इमेजिनरी हार्ट देते हुए कहने लगी कि ये मेरा दिल है जिसमें तुमने बहुत सारी लाइट और होप्स भरी हुई हैं। मुझे लगता है कि आज तुम्हें इन होप्स की जरूरत है। देखो, जब तक हमारे दिल में धड़कन मौजूद है हमें हार बिल्कुल भी नहीं माननी चाहिए। तभी युबाई उसे हक कर लेता है। शिफ्ट होता है तो हमें सीरीज और होटल दिखाया जाता है जहाँ पर आज अपनी 30 ईयर्स एनिवर्सरी बनाई जा रही थी। ये सब देखते हुए युबाई के डैड बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे थे। उन्हें आज से 30 साल से पहले का वक्त याद आता है जब उन्होंने अपनी वाइफ के साथ उस होटल की बेस रखी थी। तभी वो सभी लोगों को एड्रेस करते हुए कहने लगे कि आज का दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा इमोशनल दिन है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं हूँ, मेरा होटल भी है, मेरा बेटा भी है, लेकिन मेरी वाइफ अब हमारे बीच में नहीं रही और ये बात मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वो सभी लोगों को बताते हैं कि ये होटल उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सेरेमनी खत्म हो चुकी थी तभी वहाँ पर ईरान आ जाती है जो आते ही युबाई के डैड से कहने लगी कि मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है और फ्लैशबैक के थ्रू हम ईरान को देखते हैं जिसके साथ हॉस्पिटल में आज उसके डैड के साथ साथ कुछ और लोग भी मौजूद थे। उसकी नजर युबाई पर पड़ती है जो अपने डैड से रोते हुए पूछ रहा था कि मेरी मॉम किधर है। जिस पर डैड कहने लगे कि तुम आज से मुझसे अपनी मॉम के बारे में नहीं पूछोगे क्योंकि वो वापस नहीं आएंगी। ईरान युबाई को उसका टेडी बियर देते हुए खुद को इंट्रोड्यूस कराकर कहने लगी कि मेरा नाम ईरान है। जिस पर वो बताता है कि मेरा नाम युबाई है। सीन शिफ्ट होता है तो हम युबाई को देखते हैं जो इस वक्त कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद था और सभी शेयर होल्डर्स को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि उन्हें बिल्कुल भी इस होटल को नहीं बेचना चाहिए। जिस पर मिस्टर लिंक कहने लगा मुझे लगता है कि हमने सारी चीजें डिसाइड कर ली हैं। आप इस तरह की बातें करके अपना टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं। मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि जल्दी से इन डॉक्यूमेंट्स को साइन कर दो। लेकिन युबाई के डैड मिस्टर लिंक के डिसीजन को वीटो करते हुए कहने लगे कि मुझे बिल्कुल भी इस होटल को नहीं बेचना। अगर किसी को इस होटल को खरीदना है तो उसे सालों का वेट करना पड़ेगा। जिस पर मिस्टर लिंक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उनसे कहने लगा कि तुम एक तोखले इंसान हो जिसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। इतनी आसानी से तुम अपने किए हुए डिसीजन खुद ही चेंज कर लेते हो। क्या तुम्हें जरा भी आइडिया है कि इस तरह तुम्हारा सारा एतबार खत्म हो सकता है। युबाई के डैड की वजह से मिस्टर लिंक बहुत ज्यादा गुस्से में थे। तभी वो गुस्से में आकर अपनी गाड़ी में बैठने लगे तो उनका मैनेजर उसे माफी मांगता है क्योंकि वो उनका साथ ना दे पाया। मिस्टर लिंक अपने मैनेजर से कहने लगे मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इसमें इन्वॉल्व हर एक इंसान को मैं जरूर सजा दूंगा। तभी मैनेजर बताता है कि एक्चुअली इस सब के पीछे आपके अपने बेटे का हाथ है क्योंकि जिन क्लाइंट्स की वजह से इन होटल का रेवेन्यू बढ़ा था उन क्लाइंट को मिस्टर श्वान ने ही मिस्टर युबाई से इंट्रोड्यूस करवाया था। दूसरी तरफ हम श्वान को देखते हैं जो इस वक्त अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने में मसरूफ था और कहने लगा कि अगर मेरे डैड को पता चला कि मैंने क्या कुछ किया है तो वो मुझे जान से मार देंगे। मैं जानता हूँ कि इस सब के बाद वो कभी भी मेरी शक्ल नहीं देखना चाहेंगे, लेकिन मुझे अब इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट करना चाहता हूँ। सीरीज आगे बढ़ती है तो हम युबाई को देखते हैं जिसके डैड उसके लिए नूडल्स बना कर लाए थे जिसको टेस्ट करते ही युबाई कहने लगा कि बिल्कुल मॉम के हाथ का जायका है। जिस पर उसके डैड कहने लगे तुम्हें शायद यकीन ना आए लेकिन एक्चुअली तुम्हारी मॉम ने मुझसे ही कुकिंग सीखी थी। तभी वो पूछता है कि डैड आपने अपना डिसीजन क्यों चेंज किया। जिसके जवाब में डैड कहने लगे कि एक्चुअली मुझे ईरान ने ही कन्विंस किया था कि मुझे इस मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ देना चाहिए।
इसलिए मुझे वो लड़की बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। इस तरह मुश्किल में साथ देने वाला पार्टनर बहुत कम लोगों को नसीब होता है, इसलिए तुम्हें उसकी बहुत ज्यादा कदर करनी चाहिए। आजकल के दौर में इस तरह की मुखलिस पार्टनर को ढूंढना एक बहुत ही मुश्किल काम है। तभी युबाई बहुत ज्यादा खुश हो गया, लेकिन अचानक से डैड को हार्ट अटैक आ जाता है। जबकि दूसरी तरफ हम श्वान को देखते हैं, जो अपने डैड को देखकर समझ चुका था कि उन्हें सब पता चल चुका है। तभी डैड अंदर आते हुए उसे मारकर कहने लगे कि तुम एक नमक हराम इंसान हो, अगर मैंने तुम्हारी दोनों टांगे ना तोड़ दी तो मेरा नाम बदल लेना। श्वान कहने लगा कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ युबाई को एक छोटे से क्लाइंट से इंट्रोड्यूस करवाया था। तभी डैड कहने लगे कि एक छोटा सा क्लाइंट, जिस क्लाइंट की वजह से उनके होटल का रेवेन्यू इतना बढ़ गया है, तुम्हें वो एक छोटा सा क्लाइंट नजर आ रहा है। इतने में उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। इस सीन में हम मिस्टर लिंक को देखते हैं, जिन्हें डॉक्टर बता रही थी कि आपका बीपी काफी हाई हो चुका था, मुझे लगता है कि आपको रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तभी उसे आवाज आती है, मुझे लगता है कि तुम्हें खुद को कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब देखो तुम या तो खाते रहते हो या स्मोकिंग करते हो, ऑब्वियसली तुम्हारा बीपी तो जरूर हाई होगा। चेक करने पर उसे पता चलता है कि सिर्फ वही नहीं बल्कि युबाई का डैड भी वहीं पर एडमिट है। तभी वो कहने लगा कि अगर मुझ पे नजर रखने की बजाय तुम अपनी फिक्र करो तो ज्यादा अच्छा होगा। खुद हाइपरटेंशन के पेशेंट हो और मुझे ऐसे एडवाइसेस दे रहे हो जैसे तुमसे जरा फिट तो इस दुनिया में कोई होगा ही नहीं। तभी वो कहने लगा कि कम से कम मेरी केयर करने के लिए युबाई मौजूद है, लेकिन तुम्हारा तो बेटा भी तुम्हारी फिक्र नहीं करता। देखो उसे इतना भी ख्याल नहीं कि तुम यहाँ पर पड़े हुए सड़ रहे हो। जिस पर मिस्टर लिंक को गुस्सा आ जाता है। जबकि दूसरी तरफ हम श्वान को देखते हैं, जिस वक्त बार में बैठा हुआ था। तभी एक लड़की उसे कहने लगी कि क्या तुम मुझे एक ड्रिंक दिला सकते हो। श्वान कहने लगा कि माइंड मत करना, लेकिन अगर इस सब के बारे में मेरी गर्लफ्रेंड को पता चल गया तो वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगी और मैं उसे बिल्कुल भी नाराज नहीं करना चाहता। इतने में वहाँ पर लुयान आ जाती है, जो श्वान को अपने साथ वॉक पर चलने के लिए कहने लगी। कुछ ही देर में वो दोनों वॉक कर रहे थे। श्वान लुयान को बताता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, जिस पर लुयान कहने लगी कि मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है कि आज हमारी लास्ट मुलाकात हो, इसके बाद शायद हम कभी भी ना मिल पाए। लुयान की यह बात सुनकर श्वान काफी इमोशनल हो चुका था और उसको लुयान के साथ गुजारे हुए खूबसूरत मोमेंट्स याद आने लगे। अगले सीन में हम युबाई को देखते हैं, जो इस वक्त ईरान का वेट कर रहा था। ईरान के आने पर वो माफी मांगती है कि मुझे देर हो गई, जिस पर युबाई कहने लगा कि नहीं, तुम बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर आई हो। वह उसे बताता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, जिस पर वो कहने लगी कि एक्चुअली मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन पहले तुम्हें बताना पड़ेगा। तभी युबाई उसे बताता है कि तुम्हें इंटरव्यू में मैंने फेल करवाया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम पास हो जाओ और मेरे डिपार्टमेंट को छोड़कर मुझसे दूर चली जाओ। मेरे कहने पर ही तुम्हें फेल किया गया था। हाँ मैं जानता हूँ ये सब सुनकर तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मैं तुमसे दूर बिल्कुल भी नहीं होना चाहता था, इसलिए मजबूरन मुझे ये सब करना पड़ा और अब तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम मुझे क्या बताना चाहती थी। ईरान बताने लगी कि एक्चुअली तुम्हारा डैड ने उस दिन मिस्टर लिंक के वोट को वेटो कर दिया था, क्योंकि उन्होंने मुझसे एक कंडीशन पर इस बात से राजी हुए थे कि वो तुम्हें इस होटल को वापस दिलाएंगे। और उनकी ये कंडीशन कोई और नहीं बल्कि ये थी कि मुझे 2 साल की ट्रेनिंग के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा, और अब वो वक्त आ चुका है कि मुझे दूर जाना पड़े। जिस पर युबाई कहने लगा कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। लेकिन ईरान तो जैसे अपना डिसीजन ले चुकी थी। तभी कहने लगी कि नहीं, मैं अपने करियर में एक्सेल करना चाहती हूँ, और सबसे बड़ी बात, जब हम एक दफा कमिटमेंट कर ले तो फिर पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं बनता। और अब युबाई के पास कन्विंस होने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। तभी वो कहने लगा कि तुम जो भी डिसीजन लो मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। सीन शिफ्ट होता है तो ईरान अपनी ग्रैंडमा से मिलने के लिए नर्सिंग होम पहुंच चुकी थी। तभी ग्रैंडमा कहने लगी, क्या तुम्हें याद है जब तुम छोटी थी और हमें बहुत ज्यादा ठंड लगती थी क्योंकि हमारे पास रहने के लिए घर नहीं था, मुझे तुम पे बहुत तरस आता था। तभी ईरान पूछने लगी कि ग्रैंडमा क्या आपको वो सब याद है। जिस पर वो कहने लगी कि ऑब्वियसली मुझे वो सब याद है, तुम्हारे साथ गुजारा हुआ एक एक लम्हा मुझे याद है। ईरान ग्रैंडमा को बताती है कि वो कुछ दिनों के लिए उनके पास नहीं आ सकेगी क्योंकि उसे अपनी ट्रेनिंग के लिए दूर जाना है। तभी ग्रैंडमा कहने लगी, मैं खुद भी चाहती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा एक्सेल करो। इतने में युबाई ईरान को लेने के लिए पहुंच चुका था। वो दोनों जा चुके थे। तभी ग्रैंडमा को अपना कवर उतारकर फेंकने का मौका मिला और यूं वो फूट फूट कर रोने लगी। अगली सीन में हम ईरान को युबाई के साथ देखते हैं, जो उसके साथ गाड़ी में जा रही थी और फूट फूट कर रोते हुए कहने लगी कि मैं ग्रैंडमा के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह पाऊंगी। युबाई के साथ उस घर में मौजूद थी जहाँ पर उसने अपना सारा बचपन गुजारा था। वहाँ पर आते ही ईरान युबाई को अपने बचपन के बारे में बताती है और आज वो अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। तभी युबाई उसे कहने लगा कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी वापसी पर मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँगा। सीन शिफ्ट होता है तो ईरान एयरपोर्ट के लिए निकल रही थी। होटल मैनेजर उसके साथ जाने की जिद करता है तो वो कहने लगी कि नहीं, तुम में से किसी को भी मेरे साथ जाने की कोई जरूरत नहीं, और अपने कोलीग्स को गुड बाय करती है। पूरा रास्ता वो युबाई के कॉल और मैसेजेस का वेट करती रही, लेकिन उसकी तरफ से कोई खबर ही ना आ सकी। तभी वो भिनभिनाते हुए कहने लगी कि कितना अजीब इंसान है, मेरे जाने का सुनते ही इसने कोई रिएक्ट ही नहीं किया। उससे इतना नहीं हुआ कि एक दफा मुझसे आकर मिल ले। मैं कोई 2 दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे 2 साल के लिए जा रही हूँ, लेकिन भला उसको क्या फर्क पड़ने वाला है। दरअसल वो नहीं जानती थी कि गाड़ी को ड्राइव करने वाला होटल का ड्राइवर नहीं बल्कि खुद युबाई था। तभी युबाई नीचे आकर उसे कहने लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम जा रही हो और मैं तुमसे मिलने के लिए ना आऊँ।
युवाई उसे कहने लगा कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा और मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा सक्सेसफुल देखना चाहता हूँ ताकि मैं तुमसे मजीद प्राउड फील कर सकूँ। युवाई की ये बातें सुनने के बाद ईरान काफी रिलैक्स फील करती है। सीरीज आगे बढ़ती है तो हम ईरान को देखते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा बिजी हो चुकी थी क्योंकि सक्सेस हासिल करना उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था, जबकि दूसरी तरफ युवाई उसे बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। लेकिन ईरान की तरफ से कोई खबर नहीं आ रही थी, ना ही वो मैसेजेस का रिप्लाई कर रही थी और ना ही उसकी तरफ से कोई कॉल आ रही थी। लेकिन युवाई ये भी जानता था कि वो अपनी ट्रेनिंग में बिजी होगी, जबकि खुद युवाई भी अपने करियर में काफी बिजी था। वो पूरी तरह से अपने प्रोफेशन पर फोकस कर रहा था। तभी उसको रियलाइज होता है कि अब उसको अपने डार्क सर्कल्स छुपाने के लिए किसी फाउंडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ये जानने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी अपने कॉस्मेटिक्स की सारी चीजें डस्टबिन में फेंकते हुए कहने लगा कि अब मुझे किसी भी चीज पर डिपेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी वो अपनी खुशी सेलिब्रेट कर ही रहा था, तभी वहाँ पर मैनेजर और एचआर मैनेजर आ जाते हैं, जिनको देखते ही वो नॉर्मल एक्ट करने लगा। तभी वो पूछता है कि जो पुलिस हमारे ट्रेनिंग के लिए भेजे गए थे उनका क्या बना। उसे बताया जाता है कि उनकी ट्रेनिंग का 1 साल पूरा हो चुका है, जबकि अभी 1 पूरा साल बाकी है। जबकि दूसरी तरफ हम लुयान को देखते हैं जो इस वक्त अब्रॉड जाने के लिए बिल्कुल रेडी थी। वो अपना लगेज गाड़ी में रखने वाली थी, तभी वहाँ पर श्वान आ जाता है। श्वान लुयान से पूछता है कि तुम कहाँ जाओगी, जिस पर वो कहने लगी कि मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि मैं वर्ल्ड टूर पर चली जाऊँ। जिस पर वो कहने लगा कि क्या मुझे तुम्हें ज्वाइन करने की परमिशन मिल सकती है। लुयान खुशी खुशी उसे वेलकम करती है। तभी श्वान कहने लगा कि मेरे डैड अब मुझे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है और न ही मेरे पास कोई करियर है जिस पर फोकस किया जाए, तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें ज्वाइन करूँ और तुम्हारे साथ रहूँ। अगले सीन में लुयान और श्वान युवाई से मिलने के लिए आए थे। तभी युवाई उन्हें बताता है कि जब से ईरान गई है मेरा उससे बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा और मैं उसे बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। इसके जवाब में श्वान कहने लगा हो सकता है कि उसको तुमसे बेटर ऑप्शन मिल गया हो और उसने तुम्हें डंप कर दिया हो, और ये सब युवाई ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी वो कहने लगा कि मैं ईरान से ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। इतने में लुयान और श्वान उसे अपनी शादी के बारे में बताते हैं तो उसे काफी झटका लगा और तभी वो कहने लगा कि मैं तुम लोगों के डिसीजन को अप्रिशिएट करता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम युवाई को देखते हैं जिसकी वजह से सीरीज डॉट होटल को आज एक्सीलेंट सर्विस का अवार्ड दिया जा रहा था और वो बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन ये खुशी शेयर करने के लिए ईरान वहाँ पर मौजूद नहीं थी। वो अपने पिक्चर्स क्लिक करके ईरान को सेंड करता है, लेकिन हमेशा की तरह आज भी ईरान ने रिप्लाई नहीं किया था। तभी वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट फील करने लगा। नेक्स्ट सीन में हम युवाई को देखते हैं जो इस वक्त उन एम्प्लॉयज का बेताबी से वेट कर रहा था जो पूरे 2 साल बाद अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद चाइना वापस आ रहे थे और उसे बेताबी से ईरान का इंतजार था। उसकी नजर एक एम्प्लॉय पर पड़ती है जो अपनी ट्रेनिंग के दौरान डिसेबल हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही उसको रियलाइज होता है कि ये ईरान नहीं है वो रिलैक्स फील करने लगा। इतने में वहाँ पर ईरान आ जाती है जिसको युवाई को बहुत ज्यादा इंतजार था, लेकिन ईरान उसे बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवाती बल्कि खुद को बहुत ज्यादा बिजी शो करवाने लगी। नेक्स्ट सीन में ईरान खुद को एज अ मार्केटिंग मैनेजर इंट्रोड्यूस करवा रही थी और उसका कॉन्फिडेंस मुंह चढ़कर बोल रहा था, लेकिन आज भी उसने युवाई को बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कराई थी। सीन शिफ्ट होता है तो हम युवाई को देखते हैं जिसके सामने खड़ा सेंटा उसे वो चीजें दिखा रहा था जिससे उसकी और ईरान की काफी यादें जुड़ी हुई थी। तभी वो सेंटा से पूछने लगा कि आखिर मेरे गर्लफ्रेंड मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। सेंटा उसे कहने लगा कि तुम्हारी इस बात का मेरे पास बहुत अच्छा जवाब मौजूद है। तभी वो वहाँ से जाने लगा। थोड़ी देर में उसके सामने ईरान आती है जो कि ब्राइडल ड्रेस में मौजूद थी। युवाई के पास आते हुए ईरान कहने लगी कि मुझे आज तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, इतनी जरूरी बात जिसको कहने के लिए मैंने सालों का वेट किया। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? ऐसी शादी जिसमें डिवोर्स और सेपरेशन नाम की कोई चीज ना हो। प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर सच कहूँ तो तुम्हें इस तरह से इग्नोर करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत बड़ी आजमाइश में डाला और मैं ये भी जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे पेशेंस को कुछ ज्यादा ही टेस्ट किया, लेकिन एक्चुअली मैं देखना चाहती थी कि तुम कितना पेशेंटली बिहेव करते हो। अब वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी। तभी कहने लगी प्लीज युवाई इनकार मत करना, मैं अपने पैसेज में इतना आगे आ चुकी हूँ कि तुम्हारा इनकार बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। युवाई खुशी खुशी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करता है। तभी वो उसको रिंग पहनाती है। इतने में मैनेजर आकर युवाई को उसकी रिंग देते हुए कहने लगा कि आपको भी मैम को रिंग पहनानी चाहिए। युवाई उसे कहने लगा कि मैं तुमसे शादी करने के लिए हमेशा से ज्यादा रेडी हूँ और खुद उसको प्रपोज करते हुए उसको रिंग पहनाने लगा। इसके साथ ही वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हुए पैशनेटली किस करने लगे, जबकि उन दोनों को एक दूसरे के साथ देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहे थे। सीरीज के लास्ट सीन में हम युवाई को देखते हैं जो इस वक्त ईरान के साथ अपने बेडरूम में मौजूद था। तभी वो ईरान से कहने लगा हो सकता है मेरे प्यार करने का तरीका तुम्हें पसंद ना आए, लेकिन प्लीज बैड रिव्यू मत देना। जिसके जवाब में ईरान कहने लगी कि मैंने तुम्हें तुम्हारी अच्छी और बुरी हर आदत समेत अपनाया है, अब शिकवा करने का तो सवाल भी पैदा नहीं होता। और इसके साथ ही हमारी जबरदस्त सी सीरीज अपने एंड को पहुंची। उम्मीद है ये रोमांटिक सी सीरीज आपको जरूर पसंद आई हुई होगी, लेकिन अगर यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी रोमांटिक चाइनीज सीरीज के लिए स्टे ट्यून्ड।